नमस्कार, मैं हूं पूजा चौरसिया आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवी 100। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड सरकार की कोरोना दौर में की गई तैयारियों को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है और सरकार से आगे की तैयारियों की जानकारी मांगी है। वहीं कोरोना को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में कोरोना को लेकर उचित व्यवस्थाएं नहीं होने के कारण आए दिन लोगों की जान जा रही है। इसी कड़ी में नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कोविड अस्पतालों की व्यवस्था के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों को अपर्याप्त और आधा अधूरा बताते हुए तल्ख टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि वर्तमान में एक अदृश्य शत्रु के साथ तृतीय विश्व युद्ध चल रहा है, लेकिन सरकार की ओर से अपेक्षित गंभीरता और तैयारी कहीं नजर नहीं आ रही। सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने पूर्व के आदेश के क्रम में हाईकोर्ट में शपथ पत्र पेश किया, लेकिन अदालत इस पर संतुष्ट नहीं हुई। हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव को 20 मई तक दोबारा विस्तृत शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है कि बहुत आपत्तिजनक है कि सरकार कोर्ट को समुचित जानकारी देने की बजाय उसे अंधेरे में रख रही है। वहीं रामनगर में कोई कोविड अस्पताल न होने के कोर्ट के सवाल पर सरकार की ओर से कहा गया कि इसके लिए हल्द्वानी में अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। इस पर कोर्ट ने कहा कि सचिव की नजर में रामनगर में अस्पताल की जरूरत ही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी महामारी में भी जो लोग दवा, ऑक्सीजन की जमाखोरी, कालाबाजारी या नकली दवा का धंधा कर रहे हैं, उनके लिए कड़ा कानून होना चाहिए। यही नहीं, कालाबाजारी करने वालों पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि वैज्ञानिक जनवरी से दूसरी लहर के लिए चेतावनी दे रहे थे, लेकिन सरकार ने आवश्यक तैयारी नहीं की। अब तीसरी लहर आने की चेतावनी दी जा रही है। सरकार बताए कि वो इसके लिए क्या तैयारी कर रही है। कोर्ट ने आज इस मामले की डिटेल सुनवाई करी और जो थर्ड वेव की आशंका जताई जा रही है उसको लेकर राज्य सरकार की क्या तैयारियां हैं, इसके बारे में भी डिटेल्स कोर्ट ने गवर्नमेंट से मांगी थी। और जिसमें सामने आया था कि वर्तमान में भी जो आईसीयू बेड्स, ऑक्सीजन बेड्स की भारी कमी स्टेट में है और साथ ही जो कोविड सेंटर्स हैं, कोविड डेडिकेटेड सेंटर्स हैं, उनमें स्टाफ की भी भारी कमी है। तो उस पर कोर्ट ने कल बहुत सारी डायरेक्शंस इशू की हैं, जिसमें जो वैकेंट पोजीशन है स्टाफ की, उनमें भर्तियां जल्दी से जल्दी करने से लेके जो खाली पड़े हुए कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें कोविड डेडिकेटेड सेंटर्स बनाने को लेके, और साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मोबाइल वैन के थ्रू टेस्टिंग कराने को लेकर भी कोर्ट ने कल डायरेक्शंस किए हैं। और साथ ही राज्य सरकार को ये भी डायरेक्ट किया है कि रामनगर जैसे जो मिडिल साइज शहर है, उनमें जल्द से जल्द युद्ध स्तर पर कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स की स्थापना की जाए। जहां एक ओर सरकार की तैयारी को लेकर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, वहीं दूसरी ओर कोरोना पर सियासत भी हो रही है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने माना कि सरकार से कोविड को लेकर लापरवाही हुई है। बिना नाम लिए गणेश जोशी ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पर हमला बोल दिया। गणेश जोशी ने कहा, समय पर सही व्यवस्था रखते तो ऐसे दिन न देखने पड़ते। देखिए, उसको लापरवाही भी कह सकते हैं, कमी भी कह सकते हैं। देखिए, हमें किसी को ये नहीं मालूम था कि कोरोना दोबारा आएगा। हम भी मस्त हो गए थे। सब लोगों, किसी को उम्मीद थी? आपको उम्मीद थी क्या? आपको उम्मीद नहीं थी कोरोना दोबारा आएगा? हम तो सोचते कोरोना खत्म हो गया, कहानी खत्म। लेकिन यही कारण है कि लापरवाही हुई और उसी की वजह से एकदम सरकार आते ही हम पर एकदम एक बोझ सा पड़ गया। लेकिन आज सरकार के सारे मंत्री को हर जिले का प्रभारी बनाया गया। मुझे सबसे संवेदनशील जिला, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोड है, देश की राजधानी का प्रभारी बनाया। और जिस दिन से मुझे प्रभारी बनाया, एक दिन भी चैन से नहीं बैठा हूँ। मैं लगातार दिन रात काम कर रहा हूँ। सुबह 5:30-6 बजे फ़ोन आना शुरू आते हैं, रात को 12, 12:30 बजे तक, कभी तो 2-2, 3-3 बजे लोगों को फ़ोन आते हैं। और जितनी हमसे कोशिश होती है लोगों को राहत देने की, हम कोशिश कर रहे हैं। मसूरी के अंदर अभी हमने 25 बेड का आईसीयू हमने बना दिया है। गणेश जोशी के इस बयान पर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने मंत्री पद से इस्तीफे की मांग कर ली। उन्होंने कहा कि गणेश जोशी ने खुद माना है कि सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए लापरवाही बरती
और उसका खामियाजा आज जनता भुगत रही है। देश और दुनिया इस बात को कह रही है कि देश के अंदर बैठे हुए प्रधानमंत्री और राज्य के अंदर बैठे हुए मुख्यमंत्री, इनकी लापरवाही की वजह से ही जो है आज जो है कोरोना ने इतने अपने पैर पसारे हैं। और ये बात तो भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले ही मान चुके थे कि इस तरह का जो है ये जो कोरोना फैल रहा है उसके अंदर सरकार कहीं भी सफल नहीं हो रही है इसे रोकने के लिए, और आम जनमानस को इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ा है। तो हमारा ये मानना है कि इस तरह की बयानबाजी से अब कुछ नहीं होगा, लोगों को सुविधा देने का काम सरकार करे। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, और क्या नाम है, ऑक्सीजन बेड नहीं है, आपका दवाइयाँ प्रॉपर नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य के संबंध में जो भी सेवाएं आज आम जनमानस को चाहिए थी वो ये सरकार देने में विफल हो चुकी। जब वो खुद ही मान चुके हैं लापरवाही हुई है, तो भैया जब लापरवाही हुई है तो या तो उसे दुरुस्त करें, वरना अपना छोड़ दे पद को, काहे को बैठे उस पद के वो जो संभाल नहीं पा रहे हैं। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या कोर्ट के फटकार से हालात सुधर जाएंगे? कोर्ट के फटकार के बाद सरकार दूसरी लहर में सुधार करेगी और उत्तराखंड सरकार की तीसरी लहर को लेकर तैयारी क्या है? कोरोना पर सियासत आखिर कब तक होगी? ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 100। लगातार सियासत भी हो रही है। इस बीच जहां खुद अब मंत्री सवाल उठाने लगे हैं कि पहले से तैयारी बेहतर की गई होती तो स्थितियां आज कुछ और होती। अब ऐसे में कांग्रेस को भी मौका मिल गया है। इस बीच लगातार कांग्रेस भी हमलावर है और कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। पहले से ही कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि सरकार के पास व्यवस्थाएं नहीं है, तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है। हालांकि विपक्ष लगातार जिस तरह से सवाल उठा रहा है, ऐसे में सरकार भी लगातार सहयोग की अपील कर रही है कि जनता और विपक्ष पूरी तरह से सहयोग करे। इस बीच नैनीताल हाईकोर्ट ने जिस तरीके से तल्ख टिप्पणी की है, एफिडेविट को लेकर जिस तरीके से तल्खियां सुनाई गई हैं, वो लगातार अब सवाल कई तरह के उठा रहे हैं कि आखिर क्यों गलत तरीके से एफिडेविट पेश किया गया, आखिर क्यों अब इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट को सुनवाई करनी पड़ रही है, सरकार क्यों गलत जानकारी दे रही है। जिस तरह से हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार को जहां लगातार चेतावनी मिलने के बाद तैयारियां करनी चाहिए थी, इस बीच गलत जानकारी दी जा रही है, जिसकी वजह से अब नेट से तमाम डेटा निकालने पड़ रहे हैं और समाचार पत्रों से जानकारी जुटानी पड़ रही है। किस तरह की तैयारी है ये सवाल लगातार बरकरार है। इसी बीच चर्चा करने के लिए कांग्रेस नेता मथुरा दत्त जोशी जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है जोशी जी, टीवी 100 पर फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं आप। नमस्कार, धन्यवाद जी। मथुरा दत्त जी, जिस तरीके के हालात हैं, अब हाईकोर्ट को इसमें बोलना पड़ रहा है, तल्ख टिप्पणी करनी पड़ रही है, क्या कुछ हालात प्रदेश के बन गए हैं? किस तरह का एफिडेविट यहाँ पर पेश किया गया है? देखिए पूजा जी, ये संसदीय इतिहास में मेरे ख्याल से पहली बार हुआ होगा किसी सम्मानित हाईकोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने किसी सरकार के बारे में ऐसी टिप्पणी की होगी। माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने कहा कि जिनका लंबा न्यायिक जीवन है, जो लंबे न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े लोग हैं, जिनका जो न्याय कर रहे हैं और वकील रहे, चाहे जज रहे और हाईकोर्ट के जज रहे और आज हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने कहा कि मैंने जीवन में ऐसा शपथ पत्र नहीं देखा। जो सरकार शपथ पत्र दाखिल नहीं कर पा रही हो, जो सरकार अपनी जनता के इलाज की व्यवस्था नहीं कर पा रही हो, उसका सुविधाओं का सही तरीके से व्यवस्था नहीं कर पा रही हो, उससे बड़ा दुर्भाग्य उस प्रदेश का कुछ नहीं हो सकता। आज उत्तराखंड आप देखें, वैसे चौथे नंबर में है। अगर राज्य की दृष्टि से हम देखें, देहरादून शहर को देखें तो टॉप 10 सिटीज में देहरादून का नंबर आ गया है। जो देश के शहर हैं उनके 10 के अंदर 6-7वें नंबर में देहरादून का नंबर आ रहा है। अगर हम जनसंख्या के आधार पर उत्तराखंड को देखते हैं तो यूपी के मुकाबले उत्तराखंड में ज्यादा केस है। यूपी में अगर 23,000 है, जहां पर 23 करोड़ 25 करोड़ की जनसंख्या है, और हमारे यहाँ केवल हम 1.25 करोड़ की जनसंख्या वाले हैं, और हमारे यहाँ 6,000 के लगभग, 6,000 से ऊपर, 6,000 से नीचे, लगभग एवरेज 6,000 के ऊपर ही आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा। ये स्थिति हमारे प्रदेश की रह गई है और ये हमारा प्रदेश चौथे नंबर में है। 30 राज्य हमारे राज्य हैं, इन राज्यों में चौथे नंबर पर
हमारा प्रदेश आ चुका है। और सरकार ठीक है, सरकार का काम है कहना, वो अपनी पीठ स्वयं थपथपा रही है। देखिए मुख्यमंत्री जी स्वयं कल जब 18 साल के नौजवानों को टीका लगाने की बात आई 18 से 44 में, वो मुख्यमंत्री भी मुख्य अतिथि होके जा रहे हैं, सम्मानित विधानसभा अध्यक्ष जी भी जा रहे हैं। देखिए उन्हीं के क्षेत्र में विधानसभा अध्यक्ष जी के खिलाफ नारेबाजी होगी और तमाम जगह पर हंगामा हुआ है। हल्द्वानी में हंगामा हुआ, अल्मोड़ा में हंगामा हुआ, टेहरी में हंगामा हुआ, देहरादून में हंगामा हुआ। लोगों ने मतलब सब्र नहीं है इनको ये, और ये हमसे कहते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं। सरकार का मतलब राजनीति करने से तो भाग जाए। सरकार को जो व्यवस्था ही करनी चाहिए वो व्यवस्था ही कराए। अगर लोगों को, जनता को, पेशेंट को वेंटिलेटर चाहिए तो वेंटिलेटर उपलब्ध करा दें, बेड चाहिए तो बेड उपलब्ध करा दें, ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन उपलब्ध करा दें। सरकार ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर रही है। इन्हीं के सांसद है, तमाम समाचार पत्रों में भी लिखा है, मीडिया चैनल भी कह रहे हैं कि देखिए अनिल बलौनी की बात हो रही है कि उन्होंने, उनका सहयोग मिल रहा है ऑक्सीजन प्लांट। आज ही उनके विधायक का बयान में सुबह के समाचार पत्रों में और न्यूज चैनलों में देख रहा था उन्हीं के, वो कह रहे कि अनिल बलौनी के बदौलत हम बच गए हैं, हम मरने से बच गए, हमारी स्थिति खराब हो रही है। इनके मंत्री सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं। आप देख लीजिए क्या स्थिति हो रही है। जिन मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है वो मंत्री व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। आप अल्मोड़ा के 20 अस्पताल की बात देख लीजिए, मेडिकल कॉलेज की बात देख लीजिए, पिथौरागढ़ सीमांत जनपद है, वहाँ की स्थिति देख लीजिए कि यहाँ 40 वेंटिलेटर आए, 6 वर्किंग में है, 34 वेंटिलेटर आपके खराब आ गए हैं। चमोली की स्थिति यही है। हमारा तो अनुरोध सरकार से ये है कि कम से कम धरातल में कुछ काम करके दिखाएं। आज अगर आपको आपातकालीन स्थिति पर डॉक्टर की नियुक्ति भी करनी है तो जल्दी से करें सारी व्यवस्था। सब उनके साथ, पूरे प्रदेश की जनता सरकार के साथ खड़ी है, विपक्षी दल सरकार के साथ खड़े हैं। हर रचनात्मक सहयोग देने के लिए हम तैयार है। सरकार जहाँ कहती वहाँ सहयोग देने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार तो कहाँ, सरकार को अपने में मस्त है ना। सरकार तो फीता काटने में, फोटो खिंचवाने में सरकार के लोग तो उसमें मस्त है। सरकार कहीं गंभीर नहीं है। अगर जिनके अधिकारी गंभीर होते तो शायद यही वजह है कि हाईकोर्ट को भी कहना पड़ गया कि गंभीर नहीं है सरकार इस महामारी के दौरान। आपके पास लौटेंगे मथुरादत्त जोशी जी। इस बीच बीजेपी नेता प्रभाकर उनियाल जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 पर। प्रभाकर जी, क्या हालात बन गए हैं प्रदेश के कि अब हाईकोर्ट को इसमें तल्ख टिप्पणी करनी पड़ रही है? ये कहा जा रहा है कि एक अदृश्य शत्रु से तृतीय विश्व युद्ध की तरह तैयार यहाँ पर लड़ाई लड़ी जा रही है, और दूसरी तरफ सरकार से जो अपेक्षा थी तैयारी और गंभीरता की, वो कहीं नजर नहीं आ रही है। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय की जो यहाँ तक जो टिप्पणी का प्रश्न है कि ये तृतीय विश्व युद्ध अदृश्य शक्ति के खिलाफ लड़ा जा रहा है, यह टिप्पणी बिल्कुल सही है। पूरा विश्व इस समय कोरोना महामारी से जूझ रहा है, और यह जो कोरोना महामारी है यह मानव निर्मित है या क्या है, पूरा विश्व इसको लेकर के बहुत चिंतित है। तो यहाँ तक तो टिप्पणी ठीक है। रही बात सरकार को कसौटी पर कसने की, तो बहुत विपरीत परिस्थितियां इस महामारी के समय हैं। जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, पहले से जो उपलब्ध स्वास्थ्य व्यवस्था थी कोई बहुत उत्तम थी कि हर गांव में चिकित्सालय हो या हर ब्लॉक में डॉक्टर हो, हर जगह पूरा, यह लाचार और बीमार जो व्यवस्था थी वही इस सरकार को मिली थी। और उसको सुधार करने के चुनौती का आकार देखते हुए लगातार सुधार उसमें हो रहे हैं। लगातार नए अस्पताल बन रहे हैं, नए बिस्तर बनाए गए हैं, ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई गई है, दवाई की आपूर्ति बढ़ाई गई है। जो जो चीजों की आवश्यकता है वो सब चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं और काफी स्थिति तक नियंत्रण करने की कोशिश है। महामारी का आकार बहुत बड़ा है। ये जो संक्रमण है, यह संक्रमण पहले की तरह खाली ऐसा नहीं है कि आमने सामने से फैलने वाला, यह हवा से भी फैल रहा है। और एक व्यक्ति को परिवार में होता है तो पूरा परिवार संक्रमित हो जाता है, इसलिए इसका आकार बहुत बड़ा है। इस चुनौती को देखते हुए कितनी भी व्यवस्थाएं आप बनाएंगे वो व्यवस्थाएं कम ही लगेंगी। इसलिए भी कम लगेंगी क्योंकि महामारी के कारण बहुत सारे जो प्रियजन हैं
वो लोग लेकिन स्वास्थ्य सचिव की तरफ से जो एफिडेविट पेश किया गया प्रभाकर जी, उसको लेकर भी हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा एफिडेविट उन्होंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। जिस तरह की चीजें पेश की गई हैं, हालात कुछ है, दिखाए कुछ गए हैं, और यही वजह है कि अब समाचार पत्रों से, नेट से जानकारी उपलब्ध कर रही है कोर्ट, ये तक कह दिया गया है। यहाँ पर सोचने वाली बात है कि सरकार पर सीधे सवाल उठ रहे हैं, वो भी कोई आम जनता नहीं, विपक्ष नहीं, बल्कि खुद हाईकोर्ट सवाल उठा रहा है। कम से कम आप तो परिस्थितियों को समझिए और गंभीरता को समझिए। सिर्फ ये कह देने से कि स्थितियां बेहतर हो रही हैं नहीं हो जाती। देखिए, बहुत स्वाभाविक है, सरकार जब कोई भी सरकार है, सत्ता में है, तो उसको व्यवस्थाएं बनानी होती है, अपेक्षाएं भी सरकार से ही होती हैं। इसलिए सरकार अगर उस मामले में लगता है कि जितनी व्यवस्था होनी चाहिए थी उसके अपेक्षा कुछ कमी रह गई है, तो उस कमी की ओर इशारा होता है, स्वाभाविक है। लेकिन मैंने कहा क्योंकि इस चुनौती का आकार बहुत बड़ा है, महामारी का आकार बहुत बड़ा है, और कुछ चुनौती की बात कर रहे हैं आप प्रभाकर जी। रामनगर में देखिए, ये जो बातें हैं वो मैं सिर्फ हाईकोर्ट की बता रही हूँ। रामनगर जैसे जगहों पर, वहां पर ये कहा जा रहा है कि कोविड सेंटर की जरूरत ही नहीं है क्या? स्वास्थ्य सचिव की नजर में वहां पर किसी कोविड की जरूरत नहीं है, और ऊपर से ये भी कहा जा रहा है कि हल्द्वानी में अतिरिक्त व्यवस्था है रामनगर के मरीजों के लिए। क्या वहां पर जो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर दिखा दिया जाता है, जबकि वहां के जिलाधिकारी बहुत पहले रह चुके हैं स्वास्थ्य सचिव? कैसे इस तरह की जानकारी दे सकते हैं? क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी? देखिए, अब वो जानकारी किस आधार पर उन्होंने की है, क्या उनके पास तथ्य रहे, उसके पीछे उनका क्या हेतु था? नहीं, इसमें कौन सा तथ्य सामने आएगा? इसमें कौन सा तथ्य सामने आएगा कि हल्द्वानी से रामनगर की दूरी कितनी है, अल्मोड़ा की दूरी कितनी है? तो उसका परीक्षण भी होगा। लेकिन इस समय सरकार का सबसे पहला जो पूरा ध्यान है वो कोरोना से लड़ने पर है, कोरोना की व्यवस्थाएं बनाने पर है। ये सब कार्रवाई, जांच, ये सब चीजें भी होती रहेंगी। पहले एक बार हम लोग मिलजुल करके इस कोरोना को परास्त कर ले। सारा ध्यान हमारा सबका बहुत तीव्रता से सभी लोगों का, सरकार के प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान उस ओर है। जो कहीं कोताही हो रही है उसको सब किया जा रहा है, और इस प्रकार से हम एक बार कोरोना की लड़ाई जीत लें, उसके बाद सारी बातों पर और बातों पर भी विचार होगा। कोरोना की लड़ाई ही तो बड़ी चुनौती है प्रभाकर जी, तो वो कमी दूर की जाएगी। उस पर जो सुझाव है उनको भी हम स्वीकार करते हैं, और पूरी प्रयास है कि कोई कोर कसर न रहे, लोगों के प्राणों की हर हालत में रक्षा हो, संक्रमण की जो स्थिति है उस पर नियंत्रण पाया जाए, अधिक से अधिक वैक्सीनेशन हो। सरकार का पूरा ध्यान इस ओर है। चलिए ठीक है, मथुरादास जोशी जी, सरकार का पूरा ध्यान है वैक्सीनेशन पर और जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त करने के लिए, लेकिन आपको नहीं लगता बहुत देरी हो चुकी है? और इस तरह से एक स्वास्थ्य सचिव, इतनी बड़ी जिम्मेदारी पर बैठे व्यक्ति अगर गलत जानकारी देंगे तो फिर जनता का विश्वास कैसे रहे सरकार पे, प्रशासन पे? निश्चित रूप से पूजा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है इस तरह की टिप्पणी माननीय हाईकोर्ट ने की है। मैंने कहा ना, लोकतंत्र में किसी भी सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात है कि अगर माननीय उच्च न्यायालय इस तरह की टिप्पणी करता है तो निश्चित रूप से कि हम लोग राजनीतिक लोग कहें तो प्रभाकर जी कहते हैं कि आरोप लगा रहे, राजनीति कर रहे हैं। जो चीज हम कह रहे हैं, मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि जो हम आरोप लगा रहे थे कि सरकार व्यवस्था करने में असफल रही है, सरकार ने सही व्यवस्था नहीं की है। देखो, आज माननीय उच्च न्यायालय ने कह दिया कि भाई सरकार असफल रही है, और इतने वरिष्ठतम IAS अमित नेगी जी बहुत सुलझे हुए अधिकारी हैं हमारे। मुझे याद है हमारे समय से, जब से वो राज्य बनने से पहले इस प्रदेश में है, चाहे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रहे, चाहे मेरे जनपद में पिथौरागढ़ में तो CDO भी रहे, जिलाधिकारी भी लंबे समय तक रहे, 2.5 साल तक जिलाधिकारी रहे, चंपावत के जिलाधिकारी रहे। आपने स्वयं कहा कि भाई नैनीताल के स्वयं जिलाधिकारी रहे, और वो एफिडेविट पढ़े बिना अगर स्वास्थ्य सचिव ने उसको जमा कराया तो निश्चित रूप से सोचने वाली बात है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि नैनीताल अगर हल्द्वानी से रामनगर 60 किलोमीटर है, अल्मोड़ा 90 किलोमीटर है, जब 30 किलोमीटर दर्शाएंगे तो वास्तव में ये समझेंगे कि अधिकारी भी इतने लापरवाही सरकार में हो रही है आपके सामने। मैं कल का उदाहरण बता रहा हूँ कि मेरे क्षेत्र में जब मैं पिथौरागढ़ में एक गांव में कोरोना पॉजिटिव निकल गया, मैंने वहाँ के SDM को फोन करके सूचना दी, तब वो व्यक्ति उसको
तो किसी ने उसकी खबर ली। उसके बाद मैंने सीएमओ को कह दिया, भाई उस गांव का वैक्सीन, उस गांव में थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूशन करवा दीजिए, किट बंटवा दीजिए, मास्क आप एक सैंपलिंग कर दीजिए। उसके बाद भी काम न हुआ। मैंने जिलाधिकारी को कहा, जिलाधिकारी को मेरे फोन के 24 घंटे ज्यादा बीत के अभी मुझे उस गांव से सूचना आ रही कि कोई कर्मचारी अधिकारी नहीं आया। आप इसी बात से अंदाज लगा लीजिए कि शासन, प्रशासन, सरकार कोरोना रोकथाम के प्रति कितनी गंभीर है, कितनी संवेदनशील है। इन्हीं बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं आप कंफर्म करना चाहे, मैं उस गांव का नाम भी बता दूं। सिलिंगिया गांव है, अंबेडकर गांव है, और अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव है, अंबेडकर गांव है वो। और उसके बाद भी अगर प्रशासन के लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं, अब आप देखिए, आप करें वैक्सीनेशन, देखिए कितनी बड़ी बात है कि ऋषिकेश में हमारे वरिष्ठतम साथी हैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, हम बहुत पुराने, मैं बड़ा सम्मान उनका करता हूं, क्योंकि जब साथ हम लोग डीएवी कॉलेज में पढ़ते थे तब से हमारा एक दूसरे का बहुत बड़ा सद्भाव है। अगर जो व्यक्ति रात और दिन सक्रिय रहते हैं अपने क्षेत्र में, मैंने देखा कि विधानसभा अध्यक्ष जी बहुत सक्रिय रहते हैं और जनता के बीच में रहते हैं, उनके खिलाफ कल नारेबाजी हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि जनता का कितना बड़ा आक्रोश इस सरकार के खिलाफ है। पिथौरागढ़ में नारेबाजी होती है, अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी होती है, हल्द्वानी में होती है, तो आप समझ लें कि जनता में कितना बड़ा आक्रोश है। और जो सरकार जनता को तो ठीक है ठगेगी लोग, हम राजनेता, मैं अपने पे भी लेता हूँ, राजनेता हम लोग तमाम झूठ बोलते रहते हैं। अगर कोर्ट में भी, अगर न्यायालय में भी सरकार अगर झूठ बोल रही है, तो आप सरकार की संवेदनशीलता को समझ सकते हैं, सरकार कितनी संवेदनशील है और मुख्यमंत्री कितने सक्रिय हैं। आप एक शपथ पत्र दे रहे हैं और आप अपने शपथ पत्र में गलती कर रहे हैं, और माननीय उच्च न्यायालय इतनी गंभीर टिप्पणी करे कि जी माननीय उच्च न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश टिप्पणी कर रहे हैं कि मैंने अपने जीवन में जिनका मेरे ख्याल से 55 साल का कानूनी जीवन रहा हो, कानूनी प्रक्रिया से जुड़े हुए व्यक्ति हों, और वो व्यक्ति ये कहें कि मैंने ऐसा शपथ पत्र नहीं देखा, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार कितनी गंभीर है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं उन्हीं बातों की पुष्टि कर रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस बार बार इस बात को उठा रही थी कि सरकार सक्षम नहीं है, सरकार बहुत गलत रास्ते पर चल रही है, सरकार के व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। उसको आज माननीय उच्च न्यायालय ने को कंफर्म, और इसको तो खुद मंत्री गणेश जोशी ने भी स्वीकार किया है। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है प्रभाकर जी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपकी सरकार है वहां पर, खुद जब सरकार के मंत्री ही सवाल उठाने लगे कि पहले ही व्यवस्थाएं बेहतर कर ली गई होती तो आज ये हालात नहीं होते, फिर किसको दोष दिया जाएगा? अब तो अपने ही अपनों के खिलाफ हो गए हैं। देखिए, इस कोरोना महामारी में किसी को भी, विश्व में किसी को भी कल्पना नहीं थी कि जो सेकंड स्ट्रेन है इतना घातक होगा, इतना भयावह होगा और संक्रमण की दर इतनी अधिक होगी। जब किसी को कल्पना ही नहीं थी, जब कोई आकलन ही इस प्रकार का नहीं था, तो तैयारियां उसके अनुरूप सोचने की बात हो सकती है। ऐसा जरा कठिन बात है कि उस स्तर पर की तैयारियां हो जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और माननीय उच्च न्यायालय ने यह कहा कि जीवन में ऐसी स्थिति नहीं देखी, तो ये इस कारण भी यही है कि ये जो कोरोना महामारी इतनी बड़ी है, और केवल उत्तराखंड में ऐसी बुरी स्थिति है ऐसा नहीं, पूरे देश में अनेक राज्यों में, यानी महाराष्ट्र जैसे संपन्न प्रदेश में, गुजरात जैसे संपन्न प्रदेश में बड़े दुर्भाग्य की बात है प्रभाकर जी। जब मैं उत्तराखंड की बात कर रही हूँ तो आप महाराष्ट्र चले जा रहे हैं, दूसरे संपन्न राज्यों में चले जा रहे हैं। हाँ, सवाल यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि महाराष्ट्र, पंजाब या छत्तीसगढ़ के क्या हालात है, सवाल इस बात का है, इस गंभीरता को समझने की है कि हम क्या कर रहे हैं, जनता को किस तरह की व्यवस्था दी जा रही है। अस्पताल में कोरोना किट नहीं होगा तो मरीज का इलाज कैसे होगा, इसकी गंभीरता को समझिए आप। आपने मुझे प्रश्न किया कि पहले से समय रहते आकलन नहीं किया था, समय रहते व्यवस्थाएं नहीं, मैंने इसके उस संदर्भ में कहा है कि ये कोई भी नहीं कर सकता था, इसकी कल्पना ही नहीं थी। कोशिश तो की जा सकती थी, कोशिश की गई, संदर्भ दिया है, और उसी लिए माननीय उच्च न्यायालय ने ये बात कही है। दूसरी बात है कि सरकार इस मौके पर लड़ने के लिए सरकार कृत संकल्प है कि नहीं है, सरकार के प्रयास
पूरी तरह से तत्परता से चल रहे कि नहीं चल रहे। ठीक है, बात यह महत्वपूर्ण है, बोल रहे सरकार के प्रयासों से नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था हो रही नहीं, दवाइयों की व्यवस्था हो रही नहीं, बिस्तर की व्यवस्था। चलिए, दवाइयों, अस्पतालों और तमाम व्यवस्थाएं कब होंगी, ये सवाल लगातार बरकरार है और आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या तैयारी की गई है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि सियासत और फटकार के बीच आखिर हालात कब सुधरेंगे? क्या इसी तरह से सियासत होती रहेगी जब खुद हाईकोर्ट को बीच में आना पड़ रहा है, टिप्पणी करनी पड़ रही है और ये सवाल उठाना पड़ रहा है कि सरकार गंभीर नहीं अपेक्षाकृत जितनी गंभीरता और जितनी तैयारी होनी चाहिए थी। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। बने रहिए TV 100 के साथ। नमस्कार।